तो चलिए भाई, 4 दिन पूरे हो गए हैं और आ गए हैं हम हफ्ते के 5वें कारोबारी दिन, यानी कि इट्स वीकेंड। आज है तो हम बोल सकते हैं TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। हालांकि आज मार्केट में वापस से एक रिवाइवल का मूड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कल हमने देखा था कि जो फार्मा शेयर्स थे उसने मार्केट के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन वहीं आज वापस से एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल जो आईटी पैक है वहां पे भी हमें प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन आज आईटी पैक थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। बात करते हैं अमित सर से। अमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी। मैम बिल्कुल सही कहा आपने कि टुडे फ्राइडे हमने 5-7 दिनों की एक अच्छी खासी गिरावट देखी है बाजार में। कल के सत्र में डेफिनेटली हमने एक रिकवरी स्टेज करने की कोशिश की और फर्स्ट हाफ में वी कुड हैव सेड कि एक बाउंस बन रहा है बिकॉज काफी 6-7 दिनों की बिकवाली थी, बट दैट हॉल्टेड समवेयर अराउंड 23,250 के आसपास। तो काफी अहम लेवल्स हैं, क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल है। पोजिशनली 22,800 एक काफी अहम लेवल है, वो टूटता है तो दिक्कतें पोजिशनली बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल बाजार इन लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, दायरे में है। कोई अपसाइड क्लियर मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, बट वी वुड लाइक टू वेट। अगर एक बार 23,300 क्लोजिंग बेसिस में निकले तो पोजिशनली कह सकते हैं कि एक बार दिस फॉल इज ओवर एंड मे बी थोड़ा बहुत अपटिक हम उसके बाद देख सकते हैं। बट टिल दैट आई थिंक थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए यहाँ पे। कोई भी अपटिक यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है बाजार। कोई भी अब तक यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा बाजार में, जिस तरीके से वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। कॉशियस रहे और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच फिलहाल ऐसे बाजार में अपनाने की सलाह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सवाल कैसा पूछे जाए। इस शो में काफी ज्यादा सवाल आते हैं कि आखिर सवाल कैसे पूछे, तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर अभी जो नंबर फ्लैश हो रहा है 7045220000। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और अपने सवाल पूछे। चलिए पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार जी दिल्ली से। अनिल जी सुप्रभात, सवाल आपका। हाँ जी, सुप्रभात जी सर, सवाल आपका। जी। मैंने मिधानी के शेयर लिए थे 2,375 के रेट में, और जी अभी ये इसका रेट चल रहा है 280 के समथिंग। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ले रखा है आपने कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से ले रहे हैं? अभी तो जी इसका मतलब अगर कोई प्रॉफिट के लॉन्ग टर्म के लिहाज से है तो मतलब क्या करना चाहिए इसको, मतलब। ठीक है। फिलहाल तो लॉस में है, 97 रुपए प्रति शेयर के लॉस में चल रहे हैं आप। और जो स्टॉक है अब देखिएगा अमित जी, इस साल में अब तक इसने लगभग 20% का करीब करेक्शन दिखा दिया, और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी ये 33% से ज्यादा का करेक्शन इसने दिखाया था। चार्ट्स में स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आ रही, क्या करना चाहिए यहाँ पे? जी बिल्कुल सही कहा आपने श्रेया जी। चार्ट्स का स्ट्रक्चर काफी वीक है। जैसे कि मैं डेली और वीकली चार्ट्स देख रहा हूँ तो दोनों ही टाइम फ्रेम्स में हम देख रहे हैं कि चार्ट में लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। तो दैट इंडिकेट्स की ट्रेंड, अगर हम डेली नियर टर्म चार्ट्स देखें वहां भी वीक है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो वहां भी वीक है। हैविंग सेड दैट, लेकिन अगर हम वीकली का सपोर्ट का जोन देखें तो दैट कम्स अराउंड 266, जो कि हम कह सकते हैं इस वीक का लो भी है जो स्टॉक ने बनाया था। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा है, विच इज नॉट गुड। लेकिन हैविंग सेड दैट 266 का ही अब सपोर्ट है। ये टूटता है तो फिर और दिक्कतें बढ़ेंगी। लॉस इन्होंने बुक नहीं किया तो एक बार 266 का लेवल देख लें। अगर 266 टूटता है तो डेफिनेटली इस काउंटर से निकल जाएंगे। तो ये थी राय मिश्रा धातु के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और बिहार से हमारे साथ शिवम जी जुड़े हैं। शिवम जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा सवाल है, मेरे पास इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर हैं 600 शेयर 200 के प्राइस पे, और मेरा इस पे लॉन्ग टर्म नजरिया है, जैसे 5 to 7 ईयर आई कैन होल्ड इट। तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? ठीक है, अभी करेक्ट होके ये 161 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके जब नतीजे आए थे तो इसने अपने 52 हफ्ते के लो को टच कर लिया था और पिछले कुछ दिनों से गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। 11 तारीख को इसके हालांकि नतीजे आए थे और नतीजे काफ़ी ख़राब थे। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में 65% का डेंट लगता हुआ दिखाई दिया था, वहीं मार्जिन भी 3% तक कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। बट आगे की ट्रेजेक्ट्री अमित सर 5 साल तक होल्ड करके चल सकते हैं? क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टेंटेटिव? जी, अगर हम चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है। डेली चार्ट भी वीक है, वीकली चार्ट्स भी वीक है। वीकली चार्ट में इनफैक्ट 175 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो स्टॉक ने इस हफ्ते ब्रेक कर दिया है।
तो अगर हम एकदम अगले 3 से 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर काफी सस्टेन्ड है। एक वीकली चार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ रहा है, और अगला सपोर्ट अगर हम देख लें तो वीकली में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 140 के आसपास आता है, वहीं पे है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। गिरावट जिस हिसाब से है, मे बी द स्टॉक में स्लाइड डाउन टू दोज लेवल्स आल्सो। तो मेरी सलाह यहाँ पे ये है कि कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की एक बार कोशिश करें। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति आपको इरकॉन में अपना के चलनी चाहिए। और आज बात करते हैं हिंडाल्को के ऊपर। देखिए, मैनेजमेंट से बात की जाती है, लेकिन तीसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहे हैं। प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे 75% और रेवेन्यू में 17% की बढ़ोतरी देखी गई, और एबिटा ग्रोथ भी 36% बढ़ा है। मार्जिन भी 1.5% बढ़े। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंडाल्को के एमडी सतीश पै जी। गुड मॉर्निंग सतीश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने अच्छे नंबर पोस्ट किए। सबसे पहला सवाल तो सर, ये जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है सर सभी पैमानों पर, इसके पीछे का फैक्टर क्या है? अगर आप Q3 को देखें, आप जैसे बोल रहे थे, एल्यूमिनियम का परफॉर्मेंस बेटर देन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नेट रियलाइजेबल एलएमई जो था वो Q2 के मुताबिक हायर था। सो अभी अगर आप देखें, एलएमई 2500 के साथ मुताबिक एवरेज पे Q3 पे था, तो इसलिए एबिटा पर टन एल्यूमिनियम का Q3 में हायर देन Q2 था। कॉपर का जो आप बोल रहे थे, कॉपर परफॉर्मेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग था, बट कॉपर पे बहुत वैल्यू चेन में फर्क होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्राइसेस थोड़ा हाई थे, पर गोल्ड पे हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कम हो गया। तो ओवरऑल 777 करोड़ कॉपर के लिए तो परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड। जी, तो नतीजे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे देखने को मिले और काफ़ी सारे फैक्टर्स ने भी यहाँ पे प्ले आउट किया है। लेकिन जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कंपनी ने मीनाक्षी कोल को सिक्योर कर लिया है। क्या लगता है कि फिस्कल ईयर 26 के एंड तक यहाँ पे हमें कोई अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग होती हुई दिखाई देगी? तो हिंडाल्को का जो हमारा स्ट्रैटेजी था कि हमारे जो कोर रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट और कोल, ये हम लोग कंप्लीट सिक्योरिटी चाहते थे। तो मीनाक्षी का ब्लॉक माने 12 मिलियन टन्स पर एनम कोल ब्लॉक मिलने से हिंडाल्को के लिए पावर, जो हमारे एल्यूमिनियम के लिए 30-40% कॉस्ट पावर से आता है, दैट हैज नाउ बीन सिक्योर्ड। तो ये हमारे लिए अगला 30 साल के लिए पावर कॉस्ट के ऊपर हमारा कंट्रोल आ गया है। तो हिंडाल्को के लिए काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मोमेंट है। बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मूवमेंट। लेकिन सर, सवाल मेरा एल्यूमिनिया के ऊपर भी है। देखिए, इसकी कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखी गई, काफी तेजी आई। आगे कैसे देख रहे हैं आप इसकी चाल? देखिए, एल्यूमिना का प्राइस तो काफी स्पाइक हुआ था Q3 में, पर अगर आप देखें Q4 में वो फिर अभी मॉडरेट हो गया है, क्योंकि गिनी का बॉक्साइट के प्रॉब्लम के लिए एल्यूमिना प्राइसेस एक्चुअली डबल हो गए थे। तो एल्यूमिना प्राइसेस अभी मॉडरेट हो गए हैं, बट अगर आप हमारे एबिटा पर टन देखें, ये Q4 में इट विल बी इक्वल टू Q3, माने वो 1400 लेवल पे ही रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड FY26 में ये एलएमई के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी उम्मीद है कि एलएमई अभी 2600 के लेवल पे ही रहेगा। अगर ये 2600 के लेवल पे रहे तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स FY26 में भी विल बी एट द सेम लेवल एज FY25। वेल, तो एल्यूमिनिया की जो कीमतें हैं वो एक कंसर्न फैक्टर तो है, लेकिन अगर हम बात करें आपकी यूएस सब्सिडरी नोवेलिस की, तो उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे भी एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है ड्यू टू हायर प्राइस ऑफ स्क्रैप। क्या लगता है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पे मार्जिन आउटलुक किस तरीके का रह सकता है? हम लोग ने ऑलरेडी अभी जो गाइडेंस दिया है कि Q4 का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो Q2 के लेवल में वापस आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, प्राइसिंग भी बढ़ रहा है। तो नोवेलिस विल बाउंस बैक, क्योंकि हमारा जो थिंकिंग है कि स्क्रैप स्प्रेड्स जितना भी बढ़ सकते हैं वो अभी उतना हो गया है, क्योंकि एक लिमिट रहता है। नहीं तो स्क्रैप अगर बहुत महंगा हो गया तो पीपल विल मूव बैक टू प्राइमरी एल्यूमिनियम। तो हमारे जो उम्मीद है कि गोइंग फॉरवर्ड स्क्रैप स्प्रेड्स अगर वर्स्ट इज ओवर, तो हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज, कॉस्ट हम लोग रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, प्राइसिंग बढ़ रहा है, तो नोवेलिस परफॉर्मेंस विल इंप्रूव इन द कमिंग क्वार्टर्स।
बिल्कुल सर, ठीक है। नोवेलिस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन सर मेटल पैक को अगर हमने देखा पिछले कुछ हाल दिनों में, काफ़ी गिरावट देखने को मिली ट्रम्प के टैरिफ हाइक के बयान के बाद। मेटल पर ट्रम्प की तरफ से टैरिफ का खतरा तो बना हुआ है ये, लेकिन आपकी कंपनी पर इसका कैसा असर होगा? तो हिंडाल्को का जो अभी तक हम लोग जितना भी एनालिसिस किया है, नोवेलिस के लिए पॉजिटिव टू न्यूट्रल है अगर टैरिफ्स आ जाए एल्यूमिनियम के ऊपर। और अगर आप हिंडाल्को का इंडिया बिजनेस पे देखें तो हम लोग यूएस में नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो फॉर हिंडाल्को बिजनेस इट्स न्यूट्रल टू पॉजिटिव। ओके, तो डेफिनेटली Q3 में रिजल्ट्स तो हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। अगले दर्शक फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं विजय जी। विजय जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मेरे पास पीएफसी के शेयर है 1400 एट द रेट ऑफ 450 एवरेज। ओके, पिछले 5-6 महीने से होल्ड करके बैठा हूँ, कंसिडरिंग दैट मुझे ट्रेडिंग करना था बट आई स्टक समवेयर। अभी काफी नीचे जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? रखना चाहिए या निकाल दूं सब शेयर? तो उस टाइम पे जब आपने लिया था तो आपने ट्रेडिंग बेट के तौर पे इसे ट्रेडिंग खरीदा था, हाँ राइट? खरीदा था बट अब मजबूरी में अब रखना पड़ रहा है, काफी लॉस ओके, है। अगर इसके नतीजे देखे जाए तो नतीजे हालांकि ठीक आए थे। कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वो भी सुधरती हुई दिखाई दी थी और नेट प्रॉफिट में भी इजाफा आता हुआ दिखाई दिया था। बट उसके बाद डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउनसाइड देखने को मिल गया है ऑलरेडी। अमित सर क्या करना चाहिए? 2.25% की गिरावट तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें देखने को मिल रही है और जो बाइंग प्राइस है 450, वहाँ से जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट ऑलरेडी हो गया है। जी, हमने स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखा है रिसेंट हाई से। क्लियरली इट्स क्वाइट एविडेंट कि स्टॉक में वीकनेस है। हर पुलबैक में 10 और 20 डेमा पे वो पुलबैक जाके होल्ड कर जाता है एंड वंस अगेन वी सी अ स्लाइड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सपोर्ट कहाँ पे है। तो वीकली सपोर्ट्स लगभग 365 के आसपास है। स्टॉक ने 3 दिन पहले वहीं पे एक हैमर कैंडल बना के थोड़ा सा रिकवरी करने का कोशिश किया है। तो वीकली सपोर्ट को देखते हुए जब तक 365 इंटैक्ट है तो एक बार यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। बट 365 याद रखिएगा बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। वो टूटता है तो और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो 365 के सपोर्ट के साथ होल्ड करें और कोशिश करें कि बाउंस में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। ठीक है, तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। फिलहाल ये रणनीति आपको पीएफसी में अपनानी चाहिए। मीनवाइल देखिए निफ्टी आ गया रेड में, 85 अंकों की गिरावट, 22,946 के लेवल पर कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी गिरावट बढ़ गई है, 221 अंकों से ज़्यादा गिरकर बैंक निफ्टी है फिलहाल। और ये कुछ स्थिति अभी फिलहाल बाजार की। चलिए अब हमारे कॉलर के साथ जुड़ रहे हैं मनोज, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से। मनोज जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। ठीक है, सवाल ले लेते हैं। पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट पे पूछ रहे हैं ये पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, और ये शेयर आज देखिए तो इसमें 2% की करेक्शन देखने को मिल रही है अमित जी, लेकिन 6 महीने में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, 80% से ज्यादा का रिटर्न। उसके बाद से वहां से करेक्शन देखने को मिली। क्या करना चाहिए इनको फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में? जी, जिस हिसाब से स्टॉक का स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, हमने अच्छा खासा एक पुल बैक नीचे के लेवल से देखा। स्टॉक ने 200 डेमा लगभग 600 के आसपास टच किया था और वापस एक रिकवरी देखी है। तो जब हम रिकवरी देखते हैं तो जो रिसेंट स्विंग लो है हम उसी को सपोर्ट मान के स्टॉक को होल्ड करते हैं जब तक वो सपोर्ट ब्रीच ना हो जाए। तो इसका रिसेंट जो स्विंग लो है दैट कम्स अराउंड 764 रुपीज। तो सलाह यहाँ पे ये है कि जो भी हमारा रिसेंट स्विंग लो 764 का है वहां पे एक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। तो ये थी राय पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर। आगे बढ़ा जाए, वडोदरा चला जाए और योगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे पास बीडीएल के शेयर है 49, जो मैंने काफी हायर पे बाय किए थे 9 मंथ पहले। तो अभी इसका स्टेटस जानना चाहता हूँ कि अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफी गिर चुका है ये शेयर। जी सर, आपने 1670 के लेवल पे खरीदारी की थी, राइट? हाँ जी जी, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जैसे कि आपने भी मेंशन किया इट इज़ ऑलरेडी करेक्टेड अलॉट। और अगर हम नतीजों की बात करें तो यहाँ पे नतीजे हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे, लेकिन मार्जिन्स जो है वहाँ पे प्रेशर डेफिनेटली एक आता हुआ दिखाई दिया था। 4% तक बीडीएल के मार्जिन्स करेक्ट हुए थे। इनफैक्ट अगर हम आज का भी इसका चार्ट देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 3% तक ये ऑलरेडी टूट चुका है। सर क्या करना चाहिए? ओवर टू यू।
जी मैम, बीडीएल का चार्ट देखें तो यहाँ पे कोई अभी क्लियर ट्रेंड नहीं है, साइडवेज कंसोलिडेशन है। दायरा इसका नीचे में 1100 और ऊपर में 1300 के आसपास है। तो ये 200 रुपए की रेंज में स्टॉक पिछले 1.5 से 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। तो सलाह यहाँ पे ये है कि जब तक 1100 इंटैक्ट है इसे होल्ड करें। इतनी जल्दी यहाँ पे कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं आएगा, बिकॉज इट्स इन अ कंसोलिडेशन। तो जब तक ये कंसोलिडेशन रिजॉल्व नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स में आने में दिक्कत होगी। तो 1100 के स्टॉक के साथ बीडीएल को होल्ड करें। ठीक है, 1100 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल बीडीएल को होल्ड करने की सलाह मिली है, ये रणनीति आती हुई। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और राजेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश आनंद जी से जालंधर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश जी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। मेरा पास एचपीसी है लगी 375 में 70 शेयर और मेरा आईओसी है 144 में 348 शेयर और एनपीसी है 405 78 पे है। ठीक है, क्या करना चाहिए? सारी एनर्जी पैक के आपके पास स्टॉक्स हैं। एचपीसीएल में मैं अपनी कैपिटल निकाल ली मैंने। ठीक, निकालिए आपने कैपिटल। ठीक है, अभी फिलहाल आप की जो खरीदे 375 और 70 स्टॉक्स तो रखे हुए हैं आपने अभी फिलहाल, है ना? वो फ्री हैं। ठीक है, तो 70 स्टॉक्स हैं फिलहाल इनके पास एचपीसीएल के और 375 की खरीद है कि 313 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और आज इनको जो लॉस है वो 61 रुपए से ज्यादा का लॉस हो रहा है प्रति शेयर। क्या करना चाहिए अमित जी? एचपीसीएल में फिलहाल स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या आपको चार्ट्स पर? क्या इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स? नहीं, एक्सट्रीमली वीक काउंटर है श्रेया जी। कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और यहाँ पे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। 200 डेमा इसमें काफी पहले ब्रीच हो गया था और हम देख रहे हैं कि कोई भी पुल बैक आता है तो वो 10 और 20 डेमा तक भी सस्टेन नहीं करता है एंड देन वंस अगेन वी सी कि वो स्टॉक में वहां पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है। 7-8 दिनों की बिकवाली हमने जरूर देखी है, तो हो सकता है एक बाउंस आ जाए विच वी में कैटेगराइज एज अ डेड कैट बाउंस। तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की सलाह है। की सलाह फिलहाल एचपीसीएल में ये अपनाएं। और एक और सवाल आपने एनएचपीसी पे किया था, एनएचपीसी की खरीद बताएंगे आप एक बार फिर से? 50 जी, एनएचपीसी किस भाव पे लिया आपने? कितने स्टॉक्स हैं आपके पास? 405 स्टॉक है, ये 78.50 पैसे में। ठीक है, 78.5 पे इन्होंने ले रखा है, 73 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अमित जी, एनएचपीसी ये स्टॉक बहुत तंग किया निवेशकों को। इसने 6 महीने में भी ज्यादा करेक्शन दिखाई है, इसने 21% ज्यादा करेक्ट हुआ है और पिछले साल भी इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया। एनएचपीसी में क्या करें ये? जी, इनफैक्ट कोई भी स्टॉक जो ऊपर से के स्तर से काफी नीचे आ जाए और फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाए, वो काफी इन्वेस्टर्स को दिक्कत देता है। एनएचपीसी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इनफैक्ट 23 अक्टूबर को भी इसने लगभग 73 रुपीज का लो बनाया था। तो एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर हो गया इस करेक्शन के बाद। नीचे में 73 और ऊपर 85-86 के लेवल्स पे घूम रहा है, तो वी में से इट्स अ कंसोलिडेशन मोड। तो सलाह यहाँ पे ये है कि 71 के स्टॉप लॉस के साथ उसे होल्ड करें। मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, ओनली व्हेन द स्टॉक गोज अबव 85 रुपीज तो मे बी वहां से हम एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। तो कंसोलिडेशन का सपोर्ट लगभग 71 रुपए के आसपास आता है, तो 71 का स्टॉप लगा के होल्ड करें। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना है कि एनएचपीसी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में पिछले 10 साल से है। तो ये थी राय एनएचपीसी के ऊपर, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अमित सर की तरफ से। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हमारे सोशल मीडिया के थ्रू आप हमें सवाल भेज सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। तो अब वक्त हो गया है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है। इसके थ्रू हम अपने इन्वेस्टर्स की बारीकियों और साथ ही साथ प्रभावी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रूबरू कराते हैं। और अब हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम ट्रेडर्स को बताएंगे कि इलिक्विड ऑप्शंस के रिस्क और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने के तरीके क्या हैं। आइए देखते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में जबरदस्त उछाल। 2018 से अब तक मार्केट वॉल्यूम्स में 30 गुना की बढ़ोतरी। फिर भी कई ट्रेडर्स लिक्विड ऑप्शंस के खतरे से है अनजान। Majority of the retail traders are jumping onto those options where liquidity is less, because that's where they can see the movement of an option price is very, very high and heavy. Now there is a lot of problem with something like this. एफएनओ सेगमेंट में इंट्राडे प्राइस वेरिएशन 200 से 2000% तक हो सकता है। एक लिक्विड ऑप्शन में तो 39,000% तक की रिकॉर्ड मूवमेंट देखी गई। इतने ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ ये इलिक्विड ऑप्शंस एक पल में ही आपके कैपिटल को खत्म कर सकते हैं।
You need to be aware that the option can become illiquid if the underlying stock prices move too far too fast. So you have to be careful about that the options are not exercised, because then a huge amount is required, else you will be penalized. illiquid options मार्केट मैनिपुलेटर्स के लिए बेहद आकर्षक बन गए हैं, जिससे अनजान रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान और भी बढ़ जाता है। I would say SEBI has been doing everything it takes to curb that manipulation, but it can still happen. And it's very important that retail traders should understand these kind of manipulations happen. वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए पीरियोडिक कॉल ऑप्शंस लगाए गए हैं और एक दिन में 3 ऑर्डर्स तक पास कर सेबी illiquid ऑप्शंस के मैनिपुलेशन को पेनलाइज करने में बेहद एक्टिव है। Firstly, what you have to do is check the open interest of that specific strike. Does it have enough open interest build-up? Secondly, before the event, like a result announcement, if you want to buy an option, ensure you are able to hedge the option in case of an adverse movement to the extent of 5, 10, 15% if the underlying moves. ऑप्शंस में निवेश करते समय सावधानी बरते, हमेशा लिक्विडिटी को अहमियत दे और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे से पूरी जांच पड़ताल करें। तो ये है CNBC आवाज और ग्रोथ कोड की एक स्पेशल पहल। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि श्रेया आपके साथ यहीं पे जुड़ी रहेगी। इसके साथ ही साथ आपको विश यू वेरी हैप्पी वीकेंड। इसके साथ ही साथ वैलेंटाइन डे भी आज अच्छे से मनाइए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताइए कि आज के आपके क्या प्लान्स हैं। धन्यवाद।